एक ऐसा ईमानदार सैनिक जिसने अपने राजा और साम्राज्य को बचाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन जब वो गरीबी की रेखा के बहुत ही ज्यादा पास आ चुका था तो उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। इसका बहुत ही खतरनाक तरीके से वो बदला लेकर ही रहेगा। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है पेरिस को दिखाते हुए, जहाँ पर बहुत सारे साम्राज्य अलग अलग राजाओं में बांटा गया था, लेकिन उनमें से लॉर्ड पियर नाम के एक राजा का साम्राज्य सबसे बड़ा होता है। अब हमें उन्हीं के साम्राज्य में बैटल ग्राउंड दिखाया गया जहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। वो तो देखने जा रहे होते हैं उन दोनों सोल्जर्स के बीच में लड़ाई जो उनके साम्राज्य के सबसे बेस्ट सोल्जर्स थे। इन दोनों सोल्जर्स ने ही आज तक इतनी सारी जंग जीती है जिससे कि ये साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका है। लेकिन कुछ तो ऐसे चौंकाने वाली रीजंस हैं जिसमें कि ये दोनों सोल्जर्स एक दूसरे से लड़ाई करने जा रहे हैं। उनमें से एक का नाम होता है जीन तो दूसरे का होता है जैक। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत ही नेगेटिविटी भर चुकी थी। अब तो वो दोनों भी वेट नहीं कर पा रहे होते एक दूसरे को मारने के लिए। उस जगह पर लॉर्ड पियर भी मौजूद होते हैं जो ये सब बड़े आराम से देख रहे थे, यानी कि उन्हें सिर्फ ये पोजीशन हासिल करनी थी और अपने साम्राज्य को बढ़ाना था। अब शायद इन दोनों सोल्जर्स में से कोई भी मर जाए, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जीन और जैक तो घोड़े के ऊपर सवार होकर एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। लेकिन फिर हमें कहानी के थोड़ा सा पहले लेकर जाया जाता है कि ये सब पॉसिबल कैसे हुआ। ये तब का समय होता है जब राजा पियर का साम्राज्य एक छोटे साम्राज्य में से बिलोंग करता था। इस समय लॉर्ड पियर की सेना में जीन और जैक भी शामिल थे। वो दोनों सेनाओं को कमांड देने का काम करते और उन्हें अच्छी तरीके से प्लानिंग करके दुश्मनों पर हमला करते। इस मोमेंट पर भी उनके सामने दुश्मन होते हैं। दुश्मन की सेनाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और ये लग ही नहीं रहा था कि वो जीत पाएंगे कि नहीं। फिर भी जीन और जैक को किसी भी तरीके से उन्हें अपनी टेरिटरी में घुसने से रोकना था। उनके साम्राज्य को एक ब्रिज जोड़ती थी जिसपे से ट्रेवल करके उनके साम्राज्य में घुसा जा सकता था। अब जीन हमेशा ये ट्राई करता कि वो लॉर्ड पियर को खुश कर दे, इससे उसे बहुत ही ज्यादा गोल्डन कॉइन्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अब जीन के आदेश देते ही सारे सैनिक आगे बढ़ने लगे दुश्मनों पर हमला करने के लिए। बहुत बारीकी से प्लान बनाया गया था और उसी को सैनिक कंटिन्यू करते गए। जैक भी लड़ाई में शामिल होता है, लेकिन उस सभी के दौरान उसे चोट लग गई और नीचे गिर गए। एक सैनिक तो उसे मारने के लिए भी आ रहा था, लेकिन जीन सही समय पर वहां पहुंच जाता है और जैक को बचा लेता है। वो दोनों फिर से खड़े हो गए और बाकी सैनिकों के साथ दुश्मनों को आउट नंबर करने लगे। कई घंटों की लड़ाई के बाद आखिरकार उनकी सेनाएं जीत जाती हैं। भले ही उनके लिस्ट में एक और विक्ट्री शामिल हो गई है, लेकिन इतने समय में उन्होंने भी अपने सैनिकों को गंवाया है। इसकी पूर्ति उन्हें करनी पड़ेगी और भी ज्यादा सैनिकों को हायर करना पड़ेगा। जीन और जैक की सारी सेनाएं वापस अपने साम्राज्य में लौट जाती हैं। लॉर्ड पियर जीन की इतनी बहादुरी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। उसने अब तक कई सारे एनिमीज को मार गिराया है जो उनकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जीन भी अब यहाँ पर लॉर्ड पियर से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उनके प्रति लॉयल रहेगा। जैसे जैसे उनके साम्राज्य बढ़ते जा रहे थे, लॉर्ड पियर ने जीन को उसकी सेना का सेनापति बना दिया था, यानी सेना को ट्रेनिंग देना और कैसे वो हमला करेंगे ये सारी प्लानिंग बनाना सबका सब जीन को ही हैंडल करना था। अब एक रात यहाँ पर जैक जीन के पास आकर कुछ बताता है। जैक बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि लॉर्ड पियर ने उसे अपना डेबिट कलेक्टर बना दिया था, यानी फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें वो जैक हैंडल करेगा। इस समय जीन के ऊपर भी काफी सारे लोन्स होते हैं जिसे कि वो चुका नहीं पा रहा था। जीन तो जैक से भी मदद मांगने लगा कि इस केस में तुम राजा से थोड़ी बात करो, उसे जल्द से जल्द कई सारे और जंगें जीतनी होंगी जिससे उसका ये डेट पूरा हो जाए। जैक इस बारे में बहुत सोचता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो राजा से जरूर बात करेगा। अगले दिन एक दुश्मनी सेना उन साम्राज्य की टेरिटरी पर मौजूद थी, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। ये तो फिक्स था कि अगर उनके साम्राज्य की कोई भी सैनिक वहां जाएंगे तो उन दुश्मनों को हरा देंगे। लेकिन जीन यहाँ परमिशन मांगता है कि वो अपने सबसे बेस्ट सोल्जर्स को लेकर जाएगा। उसे ये मिशन करना है ताकि वो राजा की नजर में आ सके। लेकिन जैक इन चीजों के लिए मना कर रहा था क्योंकि छोटी चीज के लिए छोटी ही सेना काफी होती है। जीन कहने लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, मैं अगर लगातार लड़ता रहूंगा तो राजा के सामने आ जाऊंगा। जीन को इतना तो पता चल चुका होता है कि जैक राजा पियर का सबसे फेवरेट सोल्जर बन गया। इनफैक्ट वो तो उनके फाइनेंस में भी हेल्प करता है, इसीलिए राजा पियर जैक को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। जैक के मना करने के बावजूद भी जीन सीधा सैनिकों को लेकर दुश्मनों पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। भले ही दुश्मन बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, लेकिन जीन उनके ऊपर रहम नहीं दिखाता। वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारने लगा और उसका जैसा बिहेवियर था वैसा ही सैनिकों का उस समय बिहेवियर बन गया होता है, यानी बहुत ज्यादा एग्रेसिव और खतरनाक। जीत ऑब्वियसली उन सभी की हुई और जीन वापस साम्राज्य में आ जाता है। अब रात के समय एक दूसरे साम्राज्य का राजा जिसका नाम मिस्टर रॉबर्ट था, उसकी मुलाकात जीन से होती है। जीन को ये पता चला कि रॉबर्ट इससे पहले दुश्मनों के साम्राज्य में काम करता था, लेकिन हारने के बाद उसने राजा पियर से हाथ मिला लिया। रॉबर्ट की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी जिसका नाम मार्गरी होता है। मार्गरी को पहली बार देखकर जीन बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। अब तो जीन को भी अपनी फैमिली बढ़ानी थी, तो वो किसी न किसी तरीके से
मार्गरी को अपने प्यार में फंसा लेता है। अब जीन ने तो उसके फादर रॉबर्ट से ये भी क्लियर कर दिया कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। रॉबर्ट इस बात के लिए मान गए थे। अब उन्हें डिसाइड करना था कि जीन डाउरी में क्या लेगा। जीन ने डायरेक्टली बोल दिया कि आपके साम्राज्य के पास छोटी सी जगह है और वो पूरी जगह जीन को अपने नाम करानी थी ताकि आगे चलकर वो अपना भी साम्राज्य बना सके। रॉबर्ट ने इन चीजों पर पहली बार सोचा क्योंकि वो जगह काफी बड़ी है, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसने जीन को ये देने का वादा कर दिया। होना क्या था, अब जीन और मार्गरी की बहुत अच्छी तरीके से मैरिज हो जाती है। सभी उस रात को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। यहाँ जैक को लगातार प्रमोशन मिल रही थी क्योंकि उसने फाइनेंस में काफी हेल्प की होती है। जीन और मार्गरी तो अपनी फर्स्ट नाइट भी एंजॉय करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मार्गरी उससे डिसअपॉइंटेड थी। वो नहीं चाहती कि जीन ने जो जमीन मांग की है वो किसी एरे गैरो को मिल जाए। उससे मार्गरी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं जो वो कभी खोना नहीं चाहती। जीन ने तो अब यहाँ मार्गरी से वादा भी कर दिया कि वो उस जमीन को किसी को नहीं देगा। अगले दिन एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है। जीन जब उस डाउरी में मिले हुए जगह पर जाता है तो उसे ये बताया गया कि ये जमीन उसे नहीं मिलेगी। दरअसल इस जमीन को राजा बियर ने खरीद लिया था रॉबर्ट से और उसने जैक को ये एज अ गिफ्ट दे दिया है उसकी मदद करने के लिए। यानी कि वो पूरा लैंड जो जीन के नाम पे होने वाला था वो जैक को मिल गया होता है। जैक तो अब यहाँ जीन के पास आकर कहने लगा कि मैंने तो राजा बियर से कुछ कहा भी नहीं, उन्होंने खुश होकर ही डायरेक्टली मुझे ये दे दिया है। जीन को इस समय बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि उसने अपनी वाइफ मार्गरी से प्रॉमिस किया था कि वो इस जमीन को प्रोटेक्ट करेगा। भले ही अनजाने तरीके से ये जमीन उसके हाथ से चली गई है, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए वो राजा से बात करेगा इस जमीन के बारे में। जीन ने तो बहुत सारे पिटीशंस फाइल किए कि मुझे इसके ऊपर लड़ना है और मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि राजा पियर के डिसीजन के सामने कोई कैसे टिक पाता था। बार बार जीन के पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाता, जैसे कि वो जीन को इस पूरे केस के ऊपर काम भी करने नहीं देना चाहते। जीन भी कहीं ना कहीं समझ गया कि राजा पियर और जैक दोनों मिले हुए हैं, वो उसे टारगेट कर रहे हैं और डाउनग्रेड करते जा रहे हैं। जीन की फैमिली में उसकी मदर एंड फादर के अलावा कोई भी नहीं था, सिर्फ एक मार्गरी होती है जो उसकी लाइफ में काफी सारी खुशियां लेकर आ रही थी। रात के समय अब यहाँ जीन के पास उसकी वाइफ मार्गरी आती है जो कि पूछने लगी कि आखिर मेरी जमीन का क्या हुआ। जीन तो उसे सच्चाई बताता है कि कैसे वो हमारे हाथ से छीन चुकी है। उसने कितने बार भी कोशिश की लेकिन राजा पियर इसे रिजेक्ट ही कर देते हैं। सबसे ज्यादा बुरा जीन को ये लग रहा था कि जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है यानी जैक को, तो वो भी इन चीजों में ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा था, जैसे उसे शुरुआत से ही यही जमीन चाहिए थी। लेकिन जीन यहाँ पर मार्गरी को भरोसा दिलाता है कि हम अपने लैंड को लेकर रहेंगे और इसके लिए चाहे मुझे किंग के खिलाफ भी जाना पड़े वो जाकर रहेगा। पर बाद में एक सच्चाई पता चली कि किंग ने उन दोनों का कोर्ट और पैलेस में आना एकदम से बंद ही कर दिया है। यानी वो नहीं चाहते कि इनकी वजह से कोई केओस मचे, यानी अब चाह कर भी वो अपने लैंड को वापस नहीं ले पाएंगे। इसी तरीके से अब पूरे साल बीत जाते हैं। जीन और मार्गरी तो एक नॉर्मल सिटीजन्स की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब यहाँ मार्गरी को एक लेटर मिलता है जो जीन के लिए था। ये दरअसल जैक ने भेजा होता है क्योंकि उसका एक लड़का हुआ था और उसने जीन को इनविटेशन दिया है कि वो यहाँ आकर सेलिब्रेट करे। जीन तो शुरुआत में नहीं जाना चाहता, लेकिन मार्गरी ने कहा कि शायद ये मौका हो सकता है तुम्हारा वापस से रॉयल पैलेस में लौटने का, तुम्हें जान पहचान और अच्छी तरीके से बढ़ानी चाहिए। तब जाकर जीन इसके लिए मान गया और सीधा चले जाता है जैक के पैलेस के अंदर। जैक को तो अब राजा पियर ने काफी अच्छी खासी पोस्ट दे दी थी, वो सारे फाइनेंसेस का हेड बन चुका था। जीन और जैक इतने साल बाद मिल रहे थे और वो एक दूसरे को हक करते हैं। अब इस मोमेंट के बाद जीन फिर से ट्राई करता है कि वो राजा पियर की नजर अपनी तरफ कराए, तो उसने छोटे मोटे जंग को अपने हाथों में ले लिया था। जीन दिए गए सैनिकों की मदद से उन्हें पूरी तरीके से हरा देता, कोई भी सैनिक टेरिटरी को टच भी नहीं कर पा रहा था। इतनी भारी भरकम लड़ाई करने के बावजूद भी राजा पियर जीन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। जीन जब थका हारा एकदम घर पर आता है तो उसकी वाइफ मार्गरी ही उसे कंफर्टेबल फील करा रही थी। वही शुरुआत से उसे मोटिवेट करती और ये बोलती कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो यहाँ जीन की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसे बहुत तेज फीवर हो चुका था, जिस पर मार्गरी कहती है कि अभी के लिए बंद कर दो, तुम्हें सिर्फ अपने आप पर फोकस करना चाहिए और आराम करना चाहिए। पर जीन ने सोच लिया था कि वो वापस पेरिस वाले महल में जाएगा और राजा पियर से और भी ज्यादा कठिन मिशन मांगेगा जिससे वो पैसे कमा सके। इन्हीं चीजों की वजह से वो अपने फैमिली को आगे बढ़ा सकता था। मार्गरी तो मना कर रही होती है, लेकिन जीन की मदर भी वहाँ पर मौजूद थी जो इसे ये चीज करने के लिए इंकरेज करती है, क्योंकि उन्हें भी रॉयल फैमिली में शामिल होना था और एक ऊंचा पद पाना था। बेचारी मार्गरी एकदम से अकेली हो गई थी जब जीन इतने दिनों तक जंग के लिए गया होता है।
थोड़े समय के बाद जब जीन वापस लौटा जंग करके, तो जब वो मार्गरी के पास जाने की कोशिश कर रहा था तो मार्गरी गुस्सा हो चुकी थी। वो तो जीन को हक भी नहीं करने दे रही होती। पता नहीं प्रॉब्लम क्या हो गई। आखिर जीन अपनी फैमिली और मार्गरी के लिए ही अच्छे खासे पैसे अर्न करने के लिए ही उस जगह पर गया था। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे कि मार्गरी एकदम गुस्सा है। मार्गरी काफी इमोशनल हो गई और वो जीन को गले लगाकर बताती है कि जब वो यहाँ पर नहीं था तो जैक आया था। जैक चोरी चुप के घर में घुस गया और उसके बिना परमिशन के कई सारी गंदी हरकतें की। इसी वजह से मार्गरी बहुत ही ज्यादा उदास है और कुछ बोल भी नहीं पा रही। जीन को जब ये पता चला तो वो एकदम चौंक जाता है। उसने मार्गरी से सबसे पहले माफी मांगी कि वो प्रेजेंट नहीं था यहाँ पर उसकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अब वो जैक को उसके किए की सजा दिला कर रहेगा। अब ये सारी बातें जीन की ईगो पर आ गई थी। वो जितना बहादुर और स्किल्ड सोल्जर होता है उतना ही अच्छी तरीके से अब वो उनसे बदला लेगा, चाहे राजा आए या फिर उनकी पूरी सेना ही उनके अगेंस्ट हो जाए। जीन तो उन्हें अब बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। जैक तो अपने साम्राज्य में मौजूद कुछ लोगों से बातें करता है कि मुझे ये सारी केसेस करने हैं जो कि सीधा अगेंस्ट होंगे राजा पियर और जैक के खिलाफ। इनफैक्ट अब जीन तो जैक को मजा चखाने के लिए उससे 1-to-1 कॉम्बैट फाइटिंग करना चाहता था। जीन की मदर भी उसकी मदद करती है पूरी इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए। तो सारी चीजें अच्छी तरीके से लर्न करने के बाद कि कैसे वो राजा के खिलाफ जाएगा, वो सीधा चला जाता है महल के अंदर और राजा के साथ एक बहुत ही बड़ी बैठक करने के लिए कहता है। इस बैठक में वो जैक का पर्दाफाश करेगा और उसे सजा दिलाएगा। लेकिन राजा पियर जीन को साफ कहते हैं कि अगर तुम ये केस हार गए तो तुम सब कुछ हार जाओगे, यानी इसका सीधा असर तुम्हारे फैमिली वालों और तुम्हारी वाइफ पर होगा। जीन ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दिनों बाद वो बैठक हो ही गई जिसमें कि सारे मैनेजमेंट लीडर्स वहां पर शामिल थे। ये वो लीडर्स होते हैं जो इस पूरे साम्राज्य को बनाए रखने का काम करते थे। अब जीन ने यहाँ पर राजा और सभी मेंबर्स को बताना स्टार्ट किया कि कैसे जैक ने उसकी वाइफ का फायदा उठाया है। इतना ही नहीं, उसने तो राजा के साथ अपने संबंध अच्छी तरीके से करके काफी ऊंचा चला गया। जैक ने जानबूझकर उसकी वाइफ के फादर द्वारा दी गई जमीन को भी हड़प लिया होता है। तो ये चीजें एक बहुत ही बड़ी क्राइम है जिसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। सभी लोग इस पर बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, लेकिन अब हमें जैक का पर्सपेक्टिव दिखाया गया कि आखिर वो शुरुआत से क्या कर रहा था। ये सारी चीजें शुरू होती हैं तब से जब जीन और जैक मिलकर अपनी सेनाओं की मदद किया करते थे और लड़ते थे हर एक दुश्मनों से। शुरुआती समय में जब जीन उन सारे एनिमीज से लड़ने चला गया था तो एक्चुअल में सेनाएं उसे फॉलो नहीं कर रही थी, बल्कि जैक के कहने पर वो सब आगे बढ़े होते हैं। जैक भले ही इतने सारे कॉम्बैट फाइटिंग या फिर लड़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है। इसीलिए हर एक सैनिक जो उससे कांटेक्ट करता वो सिर्फ इसीलिए ताकि वो उससे कुछ पैसे दे दे। उस मोमेंट के बाद से ही भले ही उनकी साम्राज्य अब काफी अच्छा बन चुका था, लेकिन जैक ने अपने रिलेशन राजा के साथ काफी अच्छे बना लिए थे। धीरे धीरे राजा उसे कैप्टन की पोस्ट भी दे देता है। इनफैक्ट उसके सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम राजा ने ही सॉल्व कर दी। राजा पियर को यह भी पता था कि जैक जीन का दोस्त है और जीन काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स जानता है, लेकिन उससे उसी लेवल पर रखना चाहिए और उससे ऊपर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर जीन को ऊपर बढ़ाया जाए तो वो पूरी सत्ता को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। इसीलिए राजा पियर जैक के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। जैक ने धीरे धीरे वो पोजीशन हासिल कर ली थी जिसका सपना कभी जीन देखा करता था, और जब उसे पता चला कि उसका दोस्त जीन एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की यानी कि मार्गरी से शादी कर रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो किसी भी तरीके से जीन को तड़पते हुए देखना चाहता था, इसीलिए उसने राजा से कहकर वो जमीन भी खरीदवा ली जो एक्चुअल में जैक को मिली होती है। यानी शुरुआत से ही ये जैक का प्लान था। जैक को वो मोमेंट भी याद आता है जब जीन अपनी वाइफ मार्गरी को लेकर उसके पैलेस में आया था। उस समय पहली बार जैक ने मार्गरी को देखा होता है जिस पर उसे क्रश हो गया। वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे ये नहीं समझ रहा था कि जीन जैसे गरीब आदमी के पास इतनी ब्यूटीफुल औरत कहाँ से मिल गई। जैक तो पूरे पार्टी में मार्गरी से बहुत सारी बातें करता है। वो उसकी बिहेवियर और हर एक चीजों से काफी इंप्रेस हो चुका था। सभी लोग काफी इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, पर यहाँ बेचारे जैक की नजर मार्गरी पर से हट ही नहीं रही थी। मार्गरी एक नॉर्मल वे में उसे देखकर स्माइल कर देती है, तो शायद यहाँ जैक को लगने लगा कि कहीं न कहीं मार्गरी उसमें इंटरेस्टेड है। भले ही उसकी शादी हो गई, लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश नहीं। जीन तो उसे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाता, और जैक सोचने लगा कि अगर मार्गरी उसके पास होगी तो वो उसकी सारी विशेष पूरी करेगा। अब यहाँ पर वो समय आ चुका था जब जीन चला गया होता है पेरिस के अंदर, और वो राजा का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। कई दिनों तक वो अपने घर पर नहीं आया, और ये बातें जैक को पता थी। जब से मार्गरी वहां से गई है तो उसे बार बार मार्गरी के ही विजन आते हैं। जैसे लग रहा था कि जैक को मार्गरी की आदत लग चुकी है। अब एक दिन उससे होल्ड नहीं हो पाया तो वो सीधा चला जाता है जीन के घर पर। जीन इस समय भी जंग में ही मौजूद था, यानी मार्गरी एकदम अकेली होती है। मार्गरी के घर का दरवाजा ओपन कराने के लिए जैक ने अपने एक आदमी को भेजा जो कि नाटक करे कि उसे मदद चाहिए। अब मार्गरी जो भोली थी वो धीरे धीरे दरवाजा ओपन कर देती है, और इसी का फायदा
उठाकर जैक घर में घुस गया। जैक का वो सिपाही बाहर चला जाता है और अब जैक ने मार्गरी के सामने अपनी सारी बातें बोल दी। ये कैसे वो इससे प्यार करता है और क्लोज आना चाहता है। मार्गरी इसके लिए मना कर रही थी कि उसने जीन के साथ रहने का वादा किया था और वो उसे कभी धोखा नहीं दे सकती, पर देखकर लगता नहीं कि जैक इतने से मानने वाला है। वो उसके पास जाने लगा जिससे कि मार्गरी अपने शूज निकालकर ऊपर भाग जाती है। उसने कहीं न कहीं ना बोलने का ट्राई किया, पर वो जैक को ज्यादा रोक नहीं रही थी। जैसे लग रहा था कि मार्गरी को भी कहीं न कहीं ये सारी चीजें करनी है। अब जैक को ग्रीन सिग्नल मिल गया था, तो इसीलिए वो मार्गरी के ऊपर कूद जाता है। दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से वो मोमेंट एंजॉय कर रहे थे और अपना काम खत्म करने के बाद जैक उठ जाता है। उसने मार्गरी को वार्न किया कि अगर तुम अपने हस्बैंड को ये बातें बताओगी तो वो शायद तुमसे भी अलग हो जाएगा। इसीलिए ये सारी चीजें करने के बाद जैक वहाँ से चला गया। अब देखने से ये भी लगता है कि मार्गरी भी अपने बेचारे हस्बैंड को धोखा दे रही है। भले से जीन के आने के बाद उसने ये बोल दिया कि जैक ने जबरदस्ती की, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में मर्जी मार्गरी की भी थी। शायद वो सच में जीन से खुश नहीं है। अब यहाँ जीन ने तो जैक के ऊपर सारे एलिगेशंस लगा दिए थे। जैक भी काफी ज्यादा डरने लगा कि कहीं उसे सजा न मिल जाए, इसीलिए वो जाकर डायरेक्टली अब राजा पियर से मदद मांगता है कि उसे बेगुनाह साबित कर दिया जाए। राजा पियर भी काफी गुस्सा थे कि जैक ने इतनी बुरी हरकत की है, लेकिन जैक उन्हें भी झूठ कह देता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। पर यहाँ राजा पियर को उसके ऊपर शक हो गया था। फिर भी अब राजा पियर यहाँ जैक की मदद करते हैं और बोलते हैं कि तुम बैठक में एकदम कॉन्फिडेंट रहना, मैं तुम्हारा नाम हटाने का ट्राई करूंगा। राजा कुछ समय बाद कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो अब जैक को यही सलाह दी गई कि वो किसी भी तरीके से सारी शर्तें जीन की मान ले, लेकिन लगाए गए एलिगेशन वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर जीन उससे फाइट करना चाहता है तो जैक उसके अंदर बहादुरी से फाइट करके उसका मुकाबला करेगा। यानी कि वो सारी बातें अब उस तरफ लेकर जा रही थी जहां जीन और जैक के बीच में एक घमासान फाइट होगी। पर अब हमें यहाँ पूरी चीजें मार्गरी के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। मार्गरी का आखिरकार शुरुआत से थॉट क्या था। जब जीन की शादी मार्गरी से फिक्स हो चुकी होती है तो बाद में पता चला कि डाउरी के अंदर उसके फादर वही लैंड उसे दे रहे हैं, यानी उनके साम्राज्य से जुड़ी हुई वो बड़ी सी जगह। अब जीन शुरुआत में तो इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन रॉबर्ट ने बताया कि ये मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए है, तुम उसे लेकर उसी साम्राज्य में चले जाना और अपनी बस्ती बसाना। जीन इसके लिए फिर राजी हो गया था। फर्स्ट नाइट में भी मार्गरी और जीन एक दूसरे के पास होते हैं और जीन अच्छा फील कर रहा था, लेकिन ये सेम मोमेंट मार्गरी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रही थी। वो भले से ही झूठ बोल देती है जीन से कि उसे मजा आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बस अपने फादर और अपने फादर की रिस्पेक्ट के लिए ये सारी चीजें कर रही होती है। धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया तो मार्गरी ये रियलाइज कर चुकी थी कि जीन उससे खुश नहीं रख पाएगा। उसकी गरीबी एक जगह और कहीं न कहीं जीन बहुत ही ज्यादा कमजोर था। मेंटली और फिजिकली वो दोनों में ही उसे खुश नहीं रख पाता था। और अब कुछ समय बाद मार्गरी की मुलाकात जैक से होती है उसी महल के अंदर। जैक जो शुरुआत से ही मार्गरी को देखकर पसंद करने लगा था, तो यहाँ मार्गरी का भी मन बदलने लगता है। उसे जैक शुरुआत से ही बहुत हैंडसम लग रहा था। इनफैक्ट मार्गरी पहले से चाहती थी कि मेरा होने वाला हस्बैंड बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, पर जीन वहाँ पर मौजूद होता है, इसीलिए मार्गरी ने अपनी नजरें फेर ली। पूरी पार्टी में जिस तरीके से जैक उसे देखने का ट्राई कर रहा था, मार्गरी भी जैक को देखकर वही स्माइल कर रही थी। और ये स्माइल कोई कैजुअल वे में नहीं है, ये रोमांटिक वाली स्माइल थी जो ये बताती है कि वो जैक को पसंद कर रही है। अब यहाँ समय बीतता गया जिसमें कि मार्गरी खुश नहीं थी और जीन तो मोस्ट ऑफ द टाइम फाइटिंग और आर्मी के बीच में ही रहता था। मार्गरी की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम मैरी होता है। वो तो मैरी के साथ मार्केट में घूमने चली जाती। अब उसी मार्केट में उसकी मुलाकात जैक से होती है, जो कि उसके लिए अपना सर झुका रहा था, यानी उसे रिस्पेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आती है। मैरी और मार्गरी दोनों मिलकर बातें कर रहे थे कि वो कितना हैंडसम और बहुत ही अच्छा है। इस मोमेंट पर मार्गरी के मन में जैक के प्रति और ज्यादा प्यार उमड़ने लगा। इनफैक्ट जैक ने तो मार्गरी को एक बहुत ही अच्छी ड्रेस दी होती है, पर वो ड्रेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। कुछ समय बाद जब जीन जंग में लड़के वापस आता है और मार्गरी उसका वेट करती है, तो वो मार्गरी को देखकर एकदम से गुस्सा हो गया। बात ये थी कि मार्गरी ने वही ड्रेस पहनी होती है जो बहुत ही शॉर्ट थी। जीन तो मार्गरी से कहने लगा कि तुम्हें इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस किसने दी? तब जाकर वो जैक का नाम बताती है। इससे जीन तो बहुत ही गुस्सा हो गया था। जीन की तबीयत उस समय खराब थी, लेकिन उसे फिर भी जाना था आर्मी के अंदर ताकि वो अपनी छवि सुधार सके। तो जाने से पहले जीन ने अपनी मदर को बता दिया कि तुम मार्गरी को घर से बाहर मत निकलने देना। ये चीजें सुनने के बाद तो मार्गरी एकदम कैद सा फील करने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसने गलत डिसीजन ले लिया जीन के साथ शादी करके। अब यहाँ वो मोमेंट भी आ जाता है जब जैक को रहा नहीं गया और सीधा वो पहुंच गया मार्गरी के घर पर जीन के एब्सेंस में। जैक तो मार्गरी के साथ जबरदस्ती करने लगा, जिसमें मार्गरी ऊपर भाग जाती है। मार्गरी ने काफी ज्यादा चिल्लाया मदद के लिए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। जैक ने उसके साथ वो काम कर दिया और वहाँ से चला गया। इतने सालों में पहली बार मार्गरी को वो प्लेजर मिला होता है जो वो चाहती थी।
लेकिन उसे भी पता है कि ये सारी चीजें गलत है। उसे भी प्रेग्नेंट होना था और अपनी फैमिली आगे बढ़ानी थी। तो अब वो वही सोच रही होती है कि जैक के क्लोज आने के कारण शायद वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि जीन से तो ये सब कुछ होने नहीं वाला। जीन के वापस आने पर जब उसे ये सारी बातें पता चली तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसने तो सबसे पहले मार्गेरी के ऊपर फोर्स किया क्योंकि वो रोक सकती थी, लेकिन जैक उससे ज्यादा ताकतवर था और जबरदस्ती करने पर मार्गेरी कैसे उसे रोकेगी। यही सारी चीजें मार्गेरी जीन को समझाने लगी और वो बता रही थी कि उसने जीन को कभी धोखा नहीं दिया। ये पूरा प्रोसेस लेकर चलने लगता है वो बैठक जिसमें डिसीजन लिया जाएगा, यानी कि अब जीन ने डायरेक्टली जैक को फाइटिंग के लिए चैलेंज कर दिया था। वो उससे बदला लेना चाहता है और अगर उनमें से जो भी जीता वही सही साबित होगा। धीरे धीरे अब यहाँ जैक और मार्गेरी के बारे में सभी को पता चल जाता है। एक तरीके से जीन की पूरी फैमिली की बहुत बेइज्जती हुई इस पूरे प्रोसेस में। तो ये जरूरी था कि अब उन्हें इंसाफ मिले और एकदम सच्चाई का पता चले। अब हमें वो एंड वाली बैठक दिखाई जाती है जहाँ बीचों बीच मार्गेरी थी और वो प्रेग्नेंट होती है। मार्गेरी तो अभी भी कह रही थी कि जैक ने मुझसे जबरदस्ती की थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था। लेकिन जैक यहाँ पर कहता है कि मार्गेरी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। किसी भी चीज पर डिसीजन ले पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब मैनेजमेंट ने यही डिसाइड किया कि जीन और जैक के बीच फाइट होकर रहेगी और अगर जीन हार गया यानी कि जैक सही है और मार्गेरी को अपने होने वाले बेबी को छोड़ना होगा। अब हमें डायरेक्ट उस मोमेंट को दिखाया गया जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे और जीन और जैक के बीच एक घमासान लड़ाई होने वाली थी। दोनों तुरंत ही एक दूसरे से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके हाथों में तलवार थी जिससे वो एक दूसरे को डैमेज पहुंचा रहे थे, पर जैक यहाँ पहली बार में ही डोमिनेट करने लगता है। उसने जीन के थाई के अंदर एक चाकू मार दिया जिससे जीन एकदम कमजोर हो जाता है, पर जीन ने हार नहीं मानी थी। वो फिर से खड़ा होकर घायल होने की एक्टिंग करने लगा और जैसे ही जैक पास में आता है तो वो उसके पैर पर हमला कर दे रहा था। अब तो जीन जैक के ऊपर बैठकर एक तलवार उसके बॉडी पर घुसाने का ट्राई करता है। जैक ने बहुत जोर लगाया लेकिन अब मरने से पहले उसने ये कंफर्म कर दिया था कि उसमें उसकी ही गलती थी। वो जानबूझकर मार्गेरी के घर पर गया और उसके साथ जबरदस्ती की। अगले मोमेंट में जीन ने जैक को खत्म ही कर दिया। सभी को सच्चाई पता चल चुकी होती है, यानी कि मार्गेरी एकदम निर्दोष है। जीन तो सीधा आकर जैक को गले लगा लेती है, यानी कि वो दोनों अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते थे। सभी लोग उन्हें विदा कर देते हैं और हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।